बहुत स्वागत है आपका। खबर दमदार देख रहे हैं आप, मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर प्रयागराज से आ रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। हाईकोर्ट के वकीलों ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया गया कि कल से हड़ताल पर रहेंगे। आज ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में 11 प्रस्ताव पास हुए थे, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश की है, वैसे ही वकीलों ने बैठक बुला ली। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने के बाद ये मामला गरमाया हुआ है। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर प्रदर्शन किए जाने की भी तैयारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने क्या ऐलान किया है कल को लेकर? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इमरजेंसी बैठक आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी के आवास पर बुलाई गई थी, जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद थे। और जो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम में सिफारिश की है, उसके विरोध में बेमियादी हड़ताल यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सड़क पर उतरकर वो प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। किसी भी तरह से यशवंत वर्मा जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर नहीं आने देंगे, क्योंकि आज दिन में ही यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 11 प्रस्ताव पास किए गए थे, विरोध किया गया था और सीबीआई से मांग की गई थी सीबीआई और ईडी को यह आदेश दे कि वो इनके खिलाफ केस रजिस्टर करे और मामले की जांच करे। तो कुल 11 मांगे थी, जिसमें अन्य मांगे महाभियोग लाए जाने की भी मांग थी और इसके अलावा अंकल जज सिंड्रोम का भी मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। तो जब देर शाम सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने 2 बार की बैठक के बाद ये दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला करने की सिफारिश इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दी, उसके बाद से ही ये एक्शन शुरू हुआ और इमरजेंसी बैठक कार्यकारिणी की बुलाई गई इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। उसमें फैसला ले लिया गया कल से बेमियादी हड़ताल पर यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पर तो तमाम जो अधिवक्ता हैं वो मौजूद हैं उनके आवास पर अभी भी, और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। और ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये सब जानते हैं कि लड़ाई में जो कमजोर होता है उसको क्रश किया जाता है, ये हमको सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है, हमारे पास जुडिशियल पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास पब्लिक सपोर्ट। अगर पब्लिक सपोर्ट हमको रहा तो हम कमजोर नहीं है और पब्लिक सपोर्ट हमको मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। रहा सवाल व्यक्तिगत नुकसान का, व्यक्तिगत नुकसान के लिए हर कार्यकारिणी का एग्जीक्यूटिव इसके लिए कफन बांध के आया है। हम रेडी है, हम किसी भी तरह का म्यूजिक फेस करने को तैयार हैं। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी ने किशोरपुर और रामनेर गांव में हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है। एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटवाया है। अमरोहा के देहात थाना इलाके में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। वहीं आज संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बिना नक्शा पास कराए मकान की पैमाइश की गई है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। यमुना अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। किशोरपुर और रामनेर गांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मौके पर ओएसडी लैंड और एसडीएम मौजूद रहे। भूमाफिया अवैध निर्माण यहां पर कर रहे थे। एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा था, जिसके खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। ये अवैध प्लॉटिंग देहात थाना क्षेत्र के बाहर चुंगी क्षेत्र में हुई थी। भूमाफिया ने अवैध तरीके से 20 बीघा जमीन पर कब्जा किया था। बिना नक्शा पास किए निर्माण यहां पर करवाया गया था। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया है। अमरोहा बाहर चुंगी के इलाके में जो डाटा संख्या 38, 81, 29, 90, 29, 30 और 29, 39, 26 के आसपास जो प्लॉटिंग थी उनको हम नष्ट कराया गया। कितने बीघे जगह? लगभग 20 बीघे प्लॉटिंग को नष्ट कराया गया है और
और समय समय पे ये अभियान चलता रहेगा। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि कोई भी अवैध प्लॉटिंग में प्लॉट वगैरह ना ले। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जियाउर रहमान बर्ग के विवादित घर पर दर्जन भर अफसरों ने पहुंचकर नपाई की और सपा सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। दरअसल जियाउर रहमान बर्ग को पिछले साल की निर्माणाधीन मकान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आरोप यह है कि सपा सांसद संभल के दीप सराय एरिया में मकान बनवा रहे हैं, उसमें अवैध निर्माण किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है, समझे? किसने निर्देश दिया? उप जिलाधिकारी महोदय ने, और टीम का गठन हुआ है। उसमें बस मेजरमेंट करनी है। क्या सदस्य की टीम है? 4 सदस्य हैं और 5वें वो विनिमित क्षेत्र के हैं। क्या आपने भी नाप तोल की है, फीता वीता डाला? कहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं अभी। कहाँ पर कर रहे हैं? यहीं पर ही। किनका मकान है? वर्क साहब का मकान है। मुझे आदेश मिले थे यहाँ पे मेजरमेंट जो सांसद जी का मकान था तो उसके पैमाइश करनी थी, तो उसी के लिए आए हुए हम लोग टीम के साथ में। कितने सदस्य की टीम है? इसमें पीडब्ल्यूडी से 2 एई हैं, 2 जेई हैं और एक हम जेई विनिमित से हैं। क्या पैमाइश की? जी, क्या कुछ किया है सर यहाँ? बेसिकली जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया जो बना है उसी की मेजरमेंट की हुई है यहाँ पे। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने में फंसे संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग की एक और मुश्किल बढ़ने वाली है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, एसडीएम ने सांसद के मकान की पैमाइश की है। टीम करीब 1 घंटे जहां पर रुकी है, जब मकान की पैमाइश की गई है, सड़क की पैमाइश की गई है। समझा जाता है कि सांसद के मकान को लोक निर्माण विभाग निर्धारित जगह से आगे मान रहा है, वहीं माना ही जा रहा है कि मकान को बढ़ाकर बनाया गया है। आने वाले दिनों में इस संबंध में कुछ कार्रवाई और देखी जा सकती है। संभल हिंसा के 4 महीने पूरे हो गए हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा के 82 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 12 मुकदमों में से 6 मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हुई है। बाकी के 6 मुकदमों में भी पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं एसपी ने आगामी त्योहारों को लेकर संभल के लिए और फोर्स की मांग की है। और मेडिको लीगल एक्सपर्ट लखनऊ की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस के द्वारा इन केसेस के अंदर भी चार्जशीट है वो दाखिल की जाएगी। सर ईद भी है और नवरात्रि भी आ रही है सर, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यवस्था की है? आने वाले 15 से 20 दिन हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं वो रहेंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 7 कंपनी 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ ऑलरेडी मौजूद है। पुलिस के द्वारा, संभल पुलिस के द्वारा और भी फोर्स की है और डिमांड की गई है ताकि सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रॉपर तरीके से रहे और जनपद के सभी कोनों में पुलिस की मौजूदगी में एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपने सारे त्योहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मना सके। बुलंदशहर में 10वीं के छात्र की हत्या का खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बहन हत्यारन बन गई और गोलियों से भूनकर हत्या का बदला लिया। बहन सोनिया ने अपने भाई राहुल और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर निखिल की हत्या की प्लानिंग की। पुलिस ने आरोपी लड़की सोनिया उसके भाई राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है। कब्जे से बाइक, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला है। एक लड़की है सोनिया जो कि दिनेश के मामा की लड़की है, वो और उसके साथी ये 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के आए और उनके द्वारा जो मृतक निखिल है उसके ऊपर फायरिंग की गई जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना में साजिश में सोनिया के परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे। घटना से संबंधित 2 लोगों को, सोनिया और उसके भाई राहुल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त वो मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। 3 सदस्यीय जांच टीम ने अकाउंट्स क्लर्क और उसके सहयोगियों के द्वारा 3.13 करोड़ रुपए की गबन की रिपोर्ट दी है। सहायक वित्त और लेखाधिकारी ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें अकाउंट्स क्लर्क, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर और 2 टीचर इसमें शामिल हैं। जांच में ये पाया गया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की है। जांच कमेटी ने जो अपनी व्याख्या प्रस्तुत की तो उसमें
4 लोगों के खिलाफ गबन के आरोप को उन्होंने पुष्ट किया और बंदरबाट के रूप में इस कार्यालय की कई धनराशियों को विभिन्न खातों में भेजा जाता है। जिसके अनुक्रम में मैंने थाना गौरीगंज में 2 संविदा कर्मियों और 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए मेन मास्टरमाइंड मनोज कुमार मालवी को भी अभियुक्त बनाते हुए उच्च स्तरीय कार्यवाही के लिए अपनी तहरीर प्रस्तुत की। उन्नाव में कोर्ट के आदेश के बाद इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज की गई एफआईआर में शिकायतकर्ता ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि पुलिसकर्मियों ने उसके प्लॉट का निर्माण जबरन रुकवाया और रुपयों की डिमांड की। जब शिकायतकर्ता के बेटे ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिस ने पिता पुत्र को पकड़ लिया और थाने ले जाकर पिटाई की। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। फिलहाल मामले में इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी तत्कालीन एसओ पवन सोनकर मौजूदा वक्त में रायबरेली में तैनात है, जबकि दारोगा स्वदेश कुमार भी रायबरेली और विनोद कुमार हरदोई में तैनात है। ये कहते हुए स्वीकार किया कि अगर ये आवेदक को अभियुक्तों के नाम पते ज्ञात है, इसलिए इसको परिवाद में स्वीकार किया जाता है। जबकि हम अपने उसमें लिख के गए थे 156(3) में कि 4 अज्ञात आरक्षी और 1 ड्राइवर अज्ञात, ये हम लिख के गए थे। फिर बाद में उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा तो रिवीजन कर दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ रिवीजन किया। डिस्ट्रिक्ट जज ने परिवाद को कैंसिल करते हुए एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया। तब सीजीएम साहब ने ऑर्डर किया एफआईआर दर्ज करने के, तब एफआईआर पंजीकृत हुआ है। जौनपुर जिला जेल में कैदियों के 2 गुट में खाना खाने के बाद विवाद हुआ, मारपीट हो गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला जेल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि घटना की जानकारी जैसे ही डीएम और एसपी को लगी, भारी पुलिस बल के साथ पूरे जेल का उन्होंने निरीक्षण किया। बीच बचाव में करने 2 बंदी रक्षक भी घायल हुए हैं। निरीक्षण होता है जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, जिलाधिकारी और एसएसपी, तो ये उसी क्रम में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। सभी चीज़ों को देखा है और कोई नए तथ्य कोई संज्ञान में नहीं। जो कल हम लोगों ने कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। बाकी सभी चीज़ें ठीक। 2 दिन पूर्व मारपीट की भी बातें आई, उसको हमारे संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई कर रहे हैं। 2 दिवस पूर्व इस प्रकार की सूचना जेल अथॉरिटीज़ के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि 2 गुटों के बीच में कहा-सुनी हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मेरे तथा अन्य अधिकारियों द्वारा आकर जब जेल में निरीक्षण किया गया था, इस संबंध में एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया है और जेल अथॉरिटीज़ के माध्यम से इसमें एक अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई क्या है। इसमें 2 गुटों में मामला था या किस तरह का? देखिए, सारी की सारी बातें जांच रिपोर्ट और विवेचना में स्थिति स्पष्ट है। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेल में आरोपी साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग की जा रही है, जिसे लेकर साइकोलॉजिस्ट विभा नागर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसे केस में काउंसलिंग के बाद भी ठीक होने में वक्त लगता है। काउंसलिंग के साथ साथ दवाओं की भी जरूरत होती है, ये साइकोलॉजिस्ट की तरफ से कहा गया है। तो उसके लत जब होती है वो ना मिले, आप सामान्य तौर पर देखें तो आदमी को बेचैनी और बाकी चीज़ें तो होती हैं, व्यावहारिक बदलाव होता है, उसमें बहुत तरीके का डिपेंडेंसी होती है, कई बार उसमें शारीरिक बदलाव भी आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर व्यक्ति जेल में है तो ऑब्वियसली उसको नशा मिलेगा नहीं, लेकिन नशा नहीं मिलेगा, लेकिन जेल के अंदर डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे चलते हैं और वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट हैं जो नशे को डील करते हैं, फिजिशियन हैं जो शारीरिक रोगों को डील करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो काउंसलिंग करते हैं, बाकी और नेचुरोपैथिस्ट भी होते हैं जैसे योगा मेडिटेशन वगैरह वो कराते हैं। नशे की जगह पर हम लोग उसको क्या करते, उसको डी एडिक्शन सेंटर में दवाइयाँ दी जाती हैं जो सेफर साइड होती हैं और अंदर साइकाइट्रिस्ट उसको रखा जाता है, अंदर उसको इलाज के अंदर रखा जाता है ताकि वो नशा छोड़ सकें और उसको नुकसान ना हो। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर इस वक्त हर तरफ चर्चा की जा रही है। हत्याकांड के बाद लोगों में नीले ड्रम को लेकर खौफ बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई यूजर ड्रम को लेकर वीडियो बना रहे हैं। वहीं नीले ड्रम के खौफ का असर कारोबारियों पर भी
पड़ रहा है। लोगों ने नीला ड्रम खरीदना ही बंद कर दिया है। हाँ जी, इस टाइम तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं जब से ये कांड हुआ है। अच्छा, अब हमसे तो पानी के लिए ले आते हैं, पानी के लिए ले जाते हैं, अनाज के लिए ले जाते हैं, तमाम अन्य घरों का साजो सामान रखने के लिए ले जाते हैं, लेकिन आजकल कोई खरीदारी नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है। अच्छा, ग्राहक नहीं आ रहा है। बिल्कुल सुमसाम पड़ी है। पानी के लिए भी लेने आते हैं पब्लिक, अब तो लेने नहीं आ रहे हैं। भैंसों की निहार के लिए आ गए थे अद्दे पद्दे लेने के लिए, ये भी नहीं आ रहे अब ग्राहक। जब से कांड हुआ है ना, जब से कोई पूछने को नहीं आ रहा। बिल्कुल सुमसाम हमारी जलीकोठी सुमसाम पड़ी है, बिल्कुल जलीकोठी सुनसान पड़ी है। और यहाँ पर तो लाइन लगी रहती है। मैं तो देखता था कि जो है आप लोग हमेशा जो है बिजी रहते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ खाली बैठे हुए हैं। तो नीले ड्रम के खरीदार अब बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम आ रहे हैं जी, बिल्कुल भी। यहाँ तो सारी मार्केट वाले सुमसाम बैठे हुए हैं। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे भाई, इसमें नीले ड्रम का क्या दोष? भाई साहब, इसका तो कोई दोष नहीं है। सब कुछ पानी के लिए चलता है, दूध के लिए चलता है, दही चीनी आटा अनाज के लिए, हर काम के लिए चलता है। तो नीला ड्रम देख करके लोग सहम रहे हैं क्या आजकल? जी जी, डर रहे हैं सब अब ले आते हुए। अच्छा, आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, तमाम वायरल वीडियोस देख रहे होंगे, नीले ड्रम को लेकर के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि भैया ये नीला ड्रम ले जाओ यहाँ से। सब तो अब तो वीडियो ही बननी है इसकी। आदमी कह रहा घर से बाहर निकालो ड्रम को। वो क्यों निकालो? पानी के लिए होता है, चिनाई के काम में भी आता है, हर चीज के काम में आता है ड्रम। तो क्या अपील करेंगे आप लोगों से, क्या कहना चाहेंगे कि भैया नीले ड्रम से कोई खतरा नहीं है किसी को, नीला ड्रम आप खरीदिए, ले जाइए, इस्तेमाल कीजिए। वो एक कांड था, वो हो गया जी। ये तो आदमी लेके जाओ, इसकी कोई परेशानी नहीं है। तो पानी भरो, कुछ भी भरो, दूध वाले अपना काम के लिए सबसे लेके जाओ। इससे कोई डरने की कोई चीज नहीं है। राजभवन पहुंचकर सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इसमें प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन भी मिला है। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि 8 वर्ष पहले की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी और यूपी आज विकास का इंजन बनकर उभरा है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, कृषि, निवेश, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में 8 साल में हुए सभी कामों के बारे में विस्तार से बताया है। चौधरी जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मुहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित त्याग कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी 2027 में ही नहीं बल्कि 2047 तक कमल खिलाती रहेगी। यूपी में जनता योगी राज को पसंद करती है। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, विकास के काम के आगे ऐसे ही विकास के काम आगे भी होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, जनता लगातार प्रगति कर रही है। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकानेक काम हो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो इस समय महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, औरंगजेब जैसे आताताई का गुणगान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित हुआ है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा है। उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य की सीमा से, तमगे से निकल करके विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि सारे उद्योगपति चाहते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं और सबसे बड़ी बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने सफलता हासिल की है। आज 8 सालों में रोड का कनेक्टिविटी, रोडों का लेग से और कानून का राज, गरीब कल्याण योजनाएं
शानदार है। आप देखेंगे बंटागिया मुसर थारू जिनको सम्मान नहीं मिलता था, उनके बच्चे नौकरी पा रहे हैं, दरोगा में भर्ती हो रही है और 1 रुपया की रिश्वत नहीं। 7-8 लाख लोग नौकरी पाए और 1 रुपया की रिश्वत नहीं है, सभी का सम्मान है। योगी राज के 8 साल पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने पूछा है कि उनके मंदिर जाने पर उसे गंगा जल से क्यों धोया गया था। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी से सवाल पूछे। ये मंदिर चली गई तो सोचिए, मंदिर को गंगा जल से धो दिया, मंदिर को गंगा जल से जाए तो मुझे कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हुई, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं भी मंदिर गया था उन्होंने गंगा जल से धोया था। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि मैं महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाऊंगा। और मैं जब महाकुंभ में स्नान कर करके आया तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, जो आपका घर गंगा जल से धुलवा रहे थे मंदिर, और हमारा घर धुलवा रहे थे, मंदिर धुलवाया, घर धुलवाया, अब बताओ गंगा जल को किस गंगा जल से धो गया। योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी यह बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है? अब देखेंगे तो जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन सब चीजों को ढकने के लिए योगी सरकार बड़ी चालाकी के साथ हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा करके इस जो आपस में जो वो बहस होती है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो बहस चलनी चाहिए, उस बहस को डाइवर्ट कर दिया है। शाहजहांपुर में 3 बच्चे नदी में डूब गए और तीनों बच्चे एक साथ नदी में नहाने के लिए गए थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश जारी है। बरेली से पीएसी के गोताखोर भेजे गए हैं। आपको बता दें, बच्चों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। थाना सदर बाजार के ककरा इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 बच्चे नदी में डूब गए हैं। गोताखोरों की मदद से इनकी तलाश जारी है।